हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। आज की कक्षा में हम मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपना चहुमुखी विकास नहीं कर सकेगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा है और इसके लिए अनुच्छेद 12 से 35 तक अनुच्छेदों का प्रावधान किया है। मौलिक अधिकारों को कहां से लिया है? तो मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, ठीक है, इसमें अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। पहली बात, कहां से लिया है मौलिक अधिकारों को? तो लिया है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इसको लिया है। क्या विशेष बात है? तो इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा। तीसरी बात याद रखिए मौलिक अधिकारों के बारे में, ये कहता है, ठीक है, ये जो मौलिक अधिकार है नागरिकों के चहुमुखी विकास हेतु है। किसके लिए? नागरिकों के चहुमुखी विकास हेतु मौलिक अधिकार को रखा गया है। अब मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकारों की पहली विशेषता देखिए, विशेषताओं को समझिए। विशेषताएं, पहला, कुछ नागरिकों को और कुछ विदेशियों को प्राप्त है। पहला कहता है कि कुछ जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और कुछ जो अधिकार है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। नागरिक कौन है, क्या है, विदेशी कौन है, क्या है, इन सभी बातों की चर्चा हमने नागरिकता वाले टॉपिक पर की है, तो आप जाके पिछले वीडियो में इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहली बात कहता है कि कुछ जो मौलिक अधिकार है वो भारतीयों को है, कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी मिला हुआ है। दूसरी बात, ये जो मौलिक अधिकार है ये असीमित नहीं है, इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि, ठीक है, आपको गाना सुनने का अधिकार, ठीक है, आप गाना सुन सकते हैं, अपने पसंद का म्यूजिक सुन सकते हैं। तो ये नहीं आप, ठीक है, लाउड स्पीकर लगा के पूरी कॉलोनी को, ठीक है, परेशान करते फिरे। तो आपकी जो स्वतंत्रता है वहीं तक सीमित है जब तक कि अगले को आपसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती हो। जहां आपके कारण किसी अगले को परेशानी हुई, आपकी जो, ठीक है, स्वतंत्रता है, जो आपको मौलिक अधिकार है, वहीं पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो दूसरा कहता है ये असीमित नहीं है, इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह असीमित नहीं है, इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला कहता है ये व्यक्तियों को राज्य के मनमाने व्यवहार से क्या सुरक्षा प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को राज्य के मनमाने व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करता है। आगे चल के देखेंगे कि आपको कोई भी काम नहीं करवा सकता, ठीक है, आपके बिना इच्छा से आपसे कोई भी व्यक्ति काम नहीं ले सकता। आप सोए हैं रात को 12 बजे, आपको कोई उठा के नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो राज्य का जो मनमाने व्यवहार है उस व्यवहार से आपको क्या दे रहा है? सुरक्षा दे रहा है। अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाद योग्य है, ये
वाद योग्य होते हैं। इनके उल्लंघन पर न्यायालय जाया जा सकता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? वाद योग्य होते हैं और इनके उल्लंघन पर आप कहां जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। अगली बात, इन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा क्या संरक्षण दिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पांचवी बात को ध्यान से समझिए, इन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल नंबर 22 में और उच्च न्यायालय द्वारा 226 में 226 में संरक्षण दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका संरक्षण। ठीक है, लेकिन ये स्थायी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ये स्थायी नहीं है। इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, यहां पर लिखता हूं, ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है, इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान से समझिए, 7वें नंबर को, 7वीं बात को आप ध्यान से समझिए। ये कहता है युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर यहां पर अनुच्छेद 19 स्वतः ही विलोपित हो जाएगा। ठीक है, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वतः ही विलोपित हो जाएंगे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का विलोपन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20, ठीक है, अपराध करने के बाद, अपराध सिद्ध होने के बाद सजा का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो इन दोनों अधिकारों को किसी भी प्रकार से आप निलंबित नहीं कर सकते, किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं कर सकते। लेकिन युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 अधिकारों को आप क्या कर सकते हो? निलंबित कर सकते हो। तो इस बात को आप याद रखना, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 19 का निलंबन स्वतः ही हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के अधिकारों का निलंबन स्वतः ही हो जाएगा यदि युद्ध या फिर क्या हो, बाह्य आक्रमण हुआ हो। लेकिन आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 का विलोपन नहीं किया जाएगा, निलंबन नहीं किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 8वें नंबर की बात को आप लोग समझ लो, विशेषता को, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 के बारे में मैंने बताया है, अपराध सिद्ध होने पर इसमें सजा मिलता है। और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इन दोनों अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय निलंबित नहीं कर सकते। तो मौलिक अधिकारों की 8 प्रकार की विशेषताएं हैं, मैंने विशेषताएं लिखी है। पहला विशेषता कहता है कुछ नागरिकों को मिलेगा जबकि कुछ विदेशियों को भी मिलेगा।
दूसरी बात, असीमित नहीं है, इस पर क्या लगा सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। व्यक्तियों को राज्य के मनमाने व्यवहार से क्या देता है, सुरक्षा देता है। ठीक है, इसके बाद क्या, वाद योग्य होते हैं। अगर कोई हनन करता है तो क्या आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। और अगली बात ये कहता है, ये स्थायी नहीं है, सरकार द्वारा इस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और कहता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 19 स्वतः ही क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। लेकिन किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का विलोपन नहीं किया जाएगा। अब आप ध्यान से समझिए। ठीक है, हमारे 7 अधिकारों को जो मूल संविधान में हमको दिए थे, लेकिन वर्तमान में कुल 6 अधिकार ही हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो पहला समझिए, पहले इसको मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो। यहां पर देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त 7 मौलिक अधिकार। पहला है पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, और ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक मिलेगा आपको समानता का अधिकार। दूसरा मिलेगा आपको स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक मिलेगा। इसी क्रम में तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार आपको मिलेगा अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। इसके बाद चौथे नंबर का कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। इसके बाद कहते हैं पांचवा, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ये कहता है 29 और 30। इसके बाद 31 छठवें नंबर का, यही कहता है संपत्ति का अधिकार। क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार। ये अनुच्छेद 31 44th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा विधिक अधिकार घोषित किया गया। और किसमें, 300 क में रखा। संविधान के अनुच्छेद 300 क में इसे रख दिया गया, याद रखना। और 7वें नंबर का जो अधिकार है इसका, ये कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में है। और अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया हुआ है, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। तो मूल संविधान में हमको 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे, लेकिन जो 6वां अधिकार था जिसका नाम संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा करके 300 क में रख दिया गया और विधिक अधिकार के रूप में इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब हम लोग देखेंगे एक एक अधिकार को, लेकिन यहाँ पर 2 आर्टिकल जिसको मैंने नहीं बताया है, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत विधियां। इन दोनों को पहले समझाता हूं, फिर हम लोग चलते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 12 और 13 को ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 12
अनुच्छेद 12 को सबसे पहले समझेंगे। कहता है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा कहता है अनुच्छेद 12 और बताता है कि ऐसी कोई भी संस्था जो बतौर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पैसे के आधार पर काम कर रही है, उस संस्था को क्या कहेंगे हम लोग? राज्य कहेंगे। वो संस्था पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? राज्य कहलाएगी। तो ऐसी कोई भी संस्था, ऐसी कोई भी कंपनी, ऐसा कोई भी ठीक है टीम जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के पैसे पर काम कर रहा हो, उस संस्था को राज्य की संज्ञा दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। और उदाहरण में रखा गया है किसको? केंद्रीय व्यवस्थापिका को। दूसरा रखा गया है राज्य व्यवस्थापिका। इसी को विधायिका कहते हो आप। यहां पर ये भी विधायिका कहलाती है। अच्छा, तीसरा कहता है नगर निगम, पंचायत या पालिका। नगर निगम, नगर पंचायत या फिर नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ग्राम ठीक है जनपद, और फिर क्या उसके बाद क्या ठीक है जिला पंचायत। ये सभी क्या होंगी? राज्य होंगी। इसके बाद कहता है LIC, ONGC ठीक है, और सेल। जितनी भी सरकारी संस्था है, NTPC, ये सभी क्या होंगे? राज्य होंगे। ये बताता है अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। कहता है ऐसी कोई भी संस्था जो सरकारी पैसे के आधार पर संचालित है, उस संस्था को हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत विधियां। इसको मिटाता हूं, फिर देखिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों के या फिर से असंगत विधियां। यह है अनुच्छेद 13। तो ऐसी कोई भी विधि जिसको केंद्र सरकार ने बनाया हो या राज्य सरकार ने बनाया हो या राज्यपाल ने अध्यादेश के रूप में दिया हो या फिर राष्ट्रपति ने अध्यादेश के रूप में दिया हो, यदि वे मूल अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती है, तब वे विधियां क्या होंगी? शून्य होंगी। ऐसी कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती है या फिर उनके ठीक है क्या अधिकारों में कमी करती है, तो उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा अनुच्छेद 13 के द्वारा। और इसके लिए अनुच्छेद 13 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को सभी प्रकार के कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों के असंगत विधियां शून्य होंगी। ठीक है, तो कहता है मूल अधिकारों से असंगत विधियां, ऐसी कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों के ठीक है क्या असंगत होगी, उनका अल्पीकरण करेगी, वो क्या शून्य मानी जाएगी। और विधियों में बताता है कौन कौन सी विधियां बताता है ये। पहला कहता है राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। इसी में दूसरा कहता है संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया कानून। और तीसरा कहता है ऐसा कानून जो किसी अन्य संस्था ने क्या किया है? बनाया है।
ऐसी किसी भी संस्था द्वारा बनाया गया कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उनका अल्पीकरण करता है, ठीक है, उनके पावर को कम करता है, उसे क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा, नल और वाइड घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा कहता है अनुच्छेद 13। और अनुच्छेद 13 में, ठीक है, संविधान में क्या अधिकार दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कि संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा बनाए गए सभी विधियों का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के माध्यम से उस पर क्या किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता को ध्यान में रख करके उसे लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अधिकार दिया है। एससी को, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को 32 है, सुप्रीम कोर्ट को 226 में। ठीक है, ये अधिकार दिया है कि मूल अधिकारों की असंगत विधियां होंगी, उसे क्या कर दिया जाएगा, नल और वाइड घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, मिटाता हूं। अब हम पहुंचते हैं अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में जैसे ही पहुंचेंगे हम लोग, हमको मिलेगा समानता का अधिकार। पहले अधिकार की चर्चा करेंगे, इसका नाम है समानता का अधिकार। देखिए मैं मिटा रहा हूं, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। हम लोग डील कर रहे हैं समानता के अधिकार को। समानता का अधिकार 14 से 18 तक हम देखेंगे। हम सबसे पहले देख रहे हैं अनुच्छेद 14 को। अनुच्छेद 14 कहता है विधियों के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। दो चीज कहता है, विधि के समक्ष समानता, समानता, और दूसरा कहता है विधियों के समान संरक्षण की। दो बात कहता है अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया है। यहां पर दो बातें हैं। पहला बात कहता है विधि के समक्ष समानता, और विधि के समक्ष समानता में बताता है कि कानून के सामने चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी क्या होंगे, समान होंगे। और दूसरा विधियों के समान संरक्षण, जिसको अमेरिका से लिया है, बताता है विधियों के, ठीक है, समान सभी व्यक्तियों को क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। विधि के लिए सबको संरक्षण मिलेगा, चाहे वो, ठीक है, क्या हो, अमीर हो या फिर गरीब। संरक्षण का मतलब क्या है, विधियों के समान संरक्षण को आप अनुच्छेद 20 में समझें। जैसे कि क्या, किसी भी व्यक्ति को दोहरी क्षति से सुरक्षा उनको मिलेगी। ठीक है, एक बार अपराध किया तो उसको एक बार सजा मिलेगा। ठीक है, और अपने खिलाफ गवाही वो नहीं दे सकेगा। ठीक है, और क्या, दोहरी क्षति अपने खिलाफ गवाही वो नहीं दे सकेगा, है ना। इन सभी बातों से उसको क्या मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। ठीक है, तो वो सभी अनुच्छेद 20 में हम देखेंगे। तो पहला कहता है कि विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। और दूसरा विधियों के समान संरक्षण, कहता है कानून सभी को संरक्षण प्रदान करेगा। अब इसके अपवाद, इसके अपवाद बहुत सारे हैं। ठीक है, अपराध जो अपवाद है इसको हम लोग क्रम से समझते हैं। अपवाद, पहला अपवाद है अनुच्छेद 361। पहला अपवाद है अनुच्छेद 361। और अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी काम के लिए देश के किसी भी न्यायालय में, देश के किसी भी न्यायालय में खड़ा नहीं किया जा सकेगा। राष्ट्रपति कोई भी हो, अपने कार्यकाल के दौरान उसने जो भी काम किया है
उसके कार्यकाल के बाद उस काम के लिए किसी भी न्यायालय में उसकी समीक्षा नहीं की जा सकेगी। और सेम चीज कहता है किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। ठीक है, पहला समझिए अनुच्छेद 361 को। राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान किए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में खड़ा नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, उनके कार्यकाल के दौरान, राष्ट्रपति और राज्यपाल की कार्यकाल के दौरान उन पर किसी भी प्रकार का कानूनी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। दूसरा यहीं पर लिख देता हूं, ये पहला हो गया। दूसरा, ये 361 की बातें हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल को पर कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, अपने पद पर, किसी भी न्यायालय में देश के उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उन पर किसी भी प्रकार से दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, अगला, तीसरी बात तो यहां लिख देता हूं। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति PRZ या राज्यपाल गवर्नर पर कोई कारावास या अन्य दंड नहीं लगाया जा सकेगा जब तक ये लोग काम में है, जब तक पद पर है, तो उनको कारावास नहीं दिया जाएगा और ऐसा कोई भी, ठीक है, क्या दंड नहीं दिया जाएगा जिसमें उनको जेल में रहना पड़े, जबकि उनको आर्थिक दंड दिया जा सकता है। ठीक है, अगला, कोई भी दंडिक कार्यवाही के 2 माह अग्रिम सूचना देकर ऐसी कार्यवाही की जा सकेगी। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल पर कोई कार्यवाही करना है तो कार्यवाही करने से 2 महीने पहले उनको अग्रिम सूचना देना होगा और अग्रिम सूचना देने के बाद उन पर आप क्या कर सकते हो? कार्यवाही कर सकते हो। ऐसा बताता है अनुच्छेद 361। अब हम बात करते हैं 361 का, ठीक है, 361 का की बात करते हैं। पहला अपवाद है 361 में 4 प्रकार के अपवाद है। हम बात करेंगे 361 का की, ये भी अपवाद है। कहता है संसद में चल रहे कार्यवाही का प्रकाशन करने वाले
व्यक्ति पर देश के किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती। 361 का कहता है कि ठीक है, संसद में चल रहे कार्यवाही, संसद में अगर कोई कार्यवाही चल रहा है, कोई बैठक चल रहा है, कोई बातचीत चल रहा है, तो कोई ठीक है कैमरा लेकर के जाता है और कैमरे में क्या करता है, वहां की कार्यवाहियों का लाइव प्रसारण करता है, या समाचार में दे देता है लिख के, या फिर टेलीविजन में दिखाता है, तो उसको देश के किसी भी न्यायालय में अपराध नहीं माना जाएगा। उस पर किसी भी प्रकार से देश के किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ऐसा कहता है अनुच्छेद 361 का। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर मिटाऊंगा मैं। ठीक है, इधर को मिटाता हूं। अगले अपवाद को लिखते हैं 105। अगला अपवाद है 105, और 105 कहता है, जो अनुच्छेद 105 है संविधान का, वो कहता है संसद के द्वारा कहे गए, संसद में जो सदस्य उपस्थित हैं उनके द्वारा संसद में कुछ भी बोला गया हो, कुछ भी, चाहे गाली दी गई हो एक दूसरे को, ठीक है, चाहे कुछ भी बोला गया हो, तो उस आधार पर उस घर के अंदर, संसद के अंदर बोले गए किसी बात के लिए, ठीक है, देश के किसी भी न्यायालय में किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं किया जाएगा। मान लो कोई, ठीक है, मोदी जी को गाली दे दिया, भूपेश बघेल गए हैं उधर बैठने के लिए, ठीक है, और वो उनको क्या कर दिए, गाली दे दी, या फिर छाया वर्मा गई है, उसको गाली दी, तो छाया वर्मा पर देश के किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा, ऐसा कहता है अनुच्छेद 105। 105 समझिए, ये कहता है संसद के सदस्यों द्वारा संसद में बोले गए किसी बात के लिए उन पर मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में, देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा। नहीं चलाया जाएगा, इस बात को याद रखना। अगली बात कहता है 194, और 194 नंबर अनुच्छेद का अपवाद ये कहता है कि राज्य के विधानमंडल के सदस्यों द्वारा कहा गया कोई बात, इस बात के लिए किसी भी तरह से उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सेम चीज कहता है 194 में, राज्य विधानमंडल के बैठक के दौरान कहे गए किसी बात के लिए सदस्यों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये कहता है अनुच्छेद 194। तो आर्टिकल नंबर 14 के अपवाद है आर्टिकल नंबर 361, आर्टिकल नंबर 361 क्लॉज ए, और आर्टिकल नंबर, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है 105 और आर्टिकल नंबर 194। ये आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण के क्या है, अपवाद है, जिसको आपको याद रखना है सीजीपीएससी मेंस में, ठीक है, आपको काम में आएगा और प्री में भी काम में आएगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा धर्म स्थान के आधार पर केवल विभेद और विभेद का प्रतिषेध। कहता है धर्म, मूल वंश, जाति
लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद और विभेद का प्रतिषेध कहता है अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 को समझते हैं पहले। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के या धर्म स्थान के या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये कहता है आर्टिकल नंबर 50। कोई भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर उस पर विभेद आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्या किस स्थान पर? सार्वजनिक स्थानों पर। वो कहीं भी आ जा सकता है, सार्वजनिक स्थलों पर, तालाबों पर, कुओं पर नहा सकता है, पानी पी सकता है, ट्रेन में चढ़ सकता है, बस में चढ़ सकता है। ठीक है, बस में यात्रा, प्लेन में यात्रा वो कर सकता है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति अथवा लिंग के आधार पर आप अलग नहीं कर सकते, विभेद उस पर नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर कहता है, ठीक है, कुछ आधारों पर विभेद सरकार के द्वारा किया जा सकता है। कुछ आधारों पर क्या किया जा सकता है? विभेद किया जा सकता है। कुछ आधारों पर विभेद। इसके अपवाद को समझिए, इसके अपवाद को समझिए। इधर को मिटाता हूं मैं। अनुच्छेद 15 का अपवाद समझिए। आप लोग जानते हो, आप सिटी बस में जाते होंगे तो, ठीक है, तो कुछ सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। प्राइवेट बसों में भी महिलाओं के लिए कुछ सीट आरक्षित होते हैं। तो महिलाओं या बच्चों का आरक्षण होता है, ये इसका अपवाद है। दूसरा, विकलांग, ट्रेन में सब गई होगी आप लोग, विकलांगों के लिए अलग कोच आता है। दिव्यांग कोच, उनको वहां पे बैठने की सुविधा होती है, तो ये उसका अपवाद हो गया। कुछ लोगों को पता है, समाज के पिछड़े वर्गों को दिया जाता है क्या? आरक्षण। पिछड़े वर्गों के बाद आपको पता है विधानमंडल में सीटों का क्या है? आरक्षण है। विधानमंडल में आरक्षण, ठीक है, तो ये सभी क्या है? अपवाद है। शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यकों का क्या होता है? आरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यक दो आधार पर होते हैं, आपको पता ही है। एक तो जातिगत आधार पर, ठीक है, और दूसरा वंश के आधार पर। एक क्या, किसी धर्म को मानने वाले स्पेशल जाति वाले, और दूसरी उनकी संख्या खुद कम है। तो अल्पसंख्यक भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, जैसे कि अगर समझ लो, एक कोई धर्म है, उसको मानने वाले की, जैसे सिख है, सिख क्या अल्पसंख्यकों में आता है? तो सिख धर्म मानने वाले लोगों की संख्या क्या है? कम। ये स्पेशली क्या हो गया? धर्म। ठीक है, और दूसरा यहीं पर कहता है, कुछ समूह का, जैसे कि कुछ लोग अलग दिखते हैं, जैसे कि कुछ लोगों की बनावट अलग है, तो उनकी संख्या अलग है, तो उनको क्या कर दिया? अल्पसंख्यक बना दिया। तो जातिगत आधार पर और शारीरिक बनावट के आधार पर भी क्या होता है? आपको अल्पसंख्यक का दर्जा आपको देने को मिलेगा, देखने को आपको मिलेगा। ये कहता है अनुच्छेद 15। अब अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता कहता है अनुच्छेद 16, और कहता है कि भारतीय व्यक्ति, ठीक है, देश के किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए क्या है? योग्य है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, एमएलए बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, कमिश्नर बन सकता है, ठीक है, पुलिस बन सकता है, चपरासी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, ये कहता है लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, लेकिन इसके भी अपवाद है।
ठीक है, पहले आर्टिकल को लिखते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। लोक नियोजन के संबंध में क्या? अवसर की समानता। यहां पर कहता है कोई नागरिक देश के किसी भी क्या पद को प्राप्त कर सकता है। इसी का अपवाद है, ठीक है। अपवाद अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा अपवाद, इसमें आरक्षण आपको देखने को मिलेगा एक तो अपवाद के रूप में, जिस पर बहुत लंबा डिबेट चलते रहता है। दूसरा, कोई योग्यता, जैसे आपको सीजी पुलिस में भर्ती होना है, तो सीजी पुलिस में भर्ती होना है तो आपको 1600 जो मीटर दौड़ है, ठीक है, उसको 5.5 मिनट में कवर करना पड़ेगा। गोला ठीक से फेंकना पड़ेगा, ठीक है, ठीक से आपको 100 मीटर दौड़ में नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। शारीरिक दृढ़, आपकी आंख ठीक होनी चाहिए, आपकी कान ठीक होने चाहिए, आपकी शारीरिक संरचना ठीक होनी चाहिए। तो शारीरिक योग्यता और बौद्धिक योग्यता, आपको 10th पास आउट होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, तो क्या कर सकता है? योग्यता को निर्धारित कर सकता है। यहीं पर आरक्षण को लेकर के सबसे पहले मंडल आयोग आया था। आरक्षण को लेकर के एक मंडल आयोग आया था, यहीं पे समझ लीजिए मंडल आयोग। (1979) में 1979 में मंडल आयोग आया था, और ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार इस समय चल रही थी, और 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था मंडल आयोग ने। 27% आरक्षण कभी कभी पूछ लेता है, मंडल आयोग ने कितना आरक्षण देने का प्रावधान किया था, ठीक है, तो कितना किया था? 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। और किसके लिए? ओबीसी के लिए। रिपोर्ट इसने दिया था 1980। कमेटी बनी 1979 में, और रिपोर्ट दिया 1980। और क्या कहा रिपोर्ट में? 27% आरक्षण देना चाहिए। इसके बाद फिर से इंदिरा साहनी में केस हुआ 1992 में। इंदिरा साहनी 1992 में एक केस हुआ, इंदिरा साहनी केस। और इंदिरा साहनी केस में, ठीक है, ये कहा गया कि जो एसटी, एससी और ओबीसी से बाहर है, उनको 10% क्या दिया जाना चाहिए? आरक्षण। एसटी, एससी, ओबीसी नहीं है, उन्हें 10% क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा कहा था इंदिरा साहनी केस, ठीक है। और इसको प्रभावी बनाया 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसको प्रभावी बनाया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 द्वारा 103वां संविधान संशोधन किया, और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया। ईडब्ल्यूएस को क्या दिया? 10% आरक्षण दिया। इंदिरा साहनी जो केस था उसमें हमको ये जानने को मिला, ठीक है। ये तो था आपका अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 की बात करेंगे। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत।
अनटचेबिलिटी को क्लोज करता है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इससे उपजी किसी भी प्रकार के आचरण को करना अपराध माना जाएगा और अपराध करते पाए गए व्यक्ति पर दंडिक कार्यवाही की जाएगी। ऐसा कहता है अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता के अंत नाम के कानून को प्रभावी बनाने के लिए समय समय पर बहुत सारे संशोधन किया, जिसमें अस्पृश्यता अपराध अधिनियम सबसे पहले लाया था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम ये लाया था 1955 में। उसके बाद नागरिक अधिकारों की रक्षा लाया था, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम ये लेकर के आया था। और इसके बाद लेके आया था, ठीक है, ये दोनों अधिनियम 1955 में आए थे। और इसके बाद ये लेकर के आया था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, ये लेके आया था, ठीक है। और इसको लाया इसने 1982 में। तो तीन चीज लेकर के आया और तीनों के माध्यम से, ठीक है, तीनों के माध्यम से क्या किया, अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयास किया, ठीक है। इसके बाद हम पहुंचते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। और उपाधियों के अंत में हमको समझाता है कि राज्य जो है सेना और विद्या के अतिरिक्त अन्य किसी विषयों पर उपाधि नहीं देगा। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, राज्य सेना और विद्या के अलावा किसी अन्य विषय के लिए उपाधि किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं करेगा। दूसरा कहता है कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी से, ठीक है, विदेशी देश से उपाधि नहीं लेगा। और तीसरा कहता है कोई भी विदेश का नागरिक जो भारत देश में काम कर रहा है वो किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। और चौथा बताता है कि कोई भी व्यक्ति यदि वो विदेश से उपाधि को ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति से पूछे बगैर ऐसा काम नहीं करेगा। तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी दूसरे देश से उपाधि ग्रहण करता है तो करने से पहले राष्ट्रपति से पूछना बहुत ही ज्यादा क्या होगा, अनिवार्य होगा। ये कहता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। पहले, ठीक है, धन संपदा के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी। संविधान के प्रारंभ में इन्हीं उपाधियों को क्या किया गया, बंद किया गया। पहली बात क्या कहता है कि राज्य सेना और विद्या के अतिरिक्त अन्य किसी मामलों के लिए उपाधि नहीं देगा। पहला समझाता है सेना और विद्या के अतिरिक्त अन्य उपाधियां नहीं दी जाएंगी। दूसरा कहता है भारतीय नागरिक विदेशों से कोई उपाधि नहीं लेगा। तीसरा कहता है विदेशी नागरिक जो भारत में कार्यरत है अन्य देशों से उपाधि नहीं लेगा। और चौथा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी नागरिक विदेशों से
उपाधि लेने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेगा। कोई भी व्यक्ति अन्य देशों से उपाधि लेने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेगा और अनुमति लेने के बाद ही उपाधि ग्रहण करेगा। याद रखिए। अगली बात, ये जो उपाधियां हैं इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में, लेकिन जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको बंद कर दिया, लेकिन पुनः इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे क्या कर दिया, पुनः जीवित कर दिया। शुरुआत हुआ था उपाधियों का 1954 में, बंद किया मोरारजी देसाई की सरकार ने 1977 में, पुनः चालू किया इंदिरा गांधी सरकार ने 1980 में। और ठीक है, याद रखिएगा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार को प्रदान किया जाएगा। और इसमें यह कहा गया है स्पेशली कि भारत रत्न एक साल में 3 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और इन पुरस्कारों को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। ये तो था आपका 18 तक समानता का अधिकार तक कंप्लीट हुआ। और इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और अन्य जो बचे अधिकार है उनके लिए हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक यू।